हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो वीडियो है वो 12th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर 6 का पार्ट 5 है। इसके पहले हम इस चैप्टर के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 4 पार्ट चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन को क्लिक करने से मिल जाएगी। इस पार्ट 5 में हम बेसिकली ट्रांसलेशन मैकेनिज्म के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे और रिफ्रेशर्स और गाइड्स का भी इसमें इंक्लूजन हम देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को बारीकी से समझने के लिए वीडियो का फुल सेशन आप एंजॉय करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसका जो पहला जो वीडियो था, पहले जो 4 पार्ट थे, उसमें हम ट्रांसलेशन के पहले जेनेटिक कोडोन्स तक की बात कर चुके थे। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए हमने देख लिया था। अब हम आते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस पे। तो जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है? ट्रांसलेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम अ पॉलीपेप्टाइड। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि इसमें अमीनो एसिड से क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड बनेगा। और अमीनो एसिड से जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा उसमें जो प्रोसेस होने वाली है उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज द पॉलीमराइजेशन? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। आपको पता है कि जो पॉलीमर्स बनते हैं, जो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलीमर कैसे बनेगा। तो एक सिंपल जो पॉलीमर होता है वो क्या होता है? वो होता है ग्रुप ऑफ मोनोमर। ग्रुप ऑफ मोनोमर। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर एक प्रोटीन पॉलीमर है तो उसके मोनोमर क्या हैं? तो यहाँ पर जब मोनोमर की बात करते हैं तो वो होते हैं अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड के साथ में दूसरा अमीनो एसिड जुड़ता है, फिर इसके साथ में तीसरा अमीनो एसिड जुड़ता है, और इस तरीके से जो ये प्रोसेस है वो सो ऑन आगे की ओर चलती रहती है। और 20 टाइप के अमीनो एसिड्स के जुड़ने के कारण जो वन मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन का बनता है, या मैं कह सकती हूँ कि वो पॉलीमर बन जाता है, जिसको कि हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो हमारे अमीनो एसिड है उनका पॉलीमराइजेशन होकर हमारे सामने एक पॉलीपेप्टाइड चेन आएगी, और उसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम बोलेंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल, और जिसमें कि जो है 20 टाइप के अमीनो एसिड जो हैं वो ऐड होते हैं। नेक्स्ट, द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन द एमआरएनए। अब जैसे कि आपने पहले ही पढ़ लिया, जो एमआरएनए होता है वो अमीनो एसिड्स उसमें बेस सीक्वेंसेस उसमें पाए जाते हैं, बेसिस प्रेजेंट रहते हैं उसमें। तो ये एक मैंने एमआरएनए बनाया है जिसकी जो पोलैरिटी है वो पोलैरिटी है 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम की ओर। तो ये जो पोलैरिटी है एमआरएनए की, तो आपको पता है कि इसमें डिफरेंट टाइप के जो बेसेस हैं, बेस पेयर्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से बेस पेयर्स हो सकते हैं? जैसे कि स्टार्टिंग तो हमें करनी है एयूजी के साथ में, बिकॉज एयूजी जो होता है वो स्टार्ट कोडोन होता है। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसे मेंशन करेंगे 5 प्राइम की तरफ एयूजी, ये पहला जो है कोडोन है। नेक्स्ट उसके बाद में हम मेंशन कर देंगे यू यू यू, और नेक्स्ट जो थर्ड जो हम लिखेंगे वो लिख देंगे यू सी यू, और लास्ट जहाँ पर हमने करना है तो वहाँ पर हम एक स्टॉप कोडोन लेकर आएंगे। तो जैसे मैंने लिख दिया यू जी ए। तो ये हमारे लिए एक जो है किसका रूप देख रहा है? ये जो हमने बनाया है वो क्या है? ये मैं कह रही हूँ आपसे कि इट इज़ द एमआरएनए। ये मैसेंजर आरएनए है जो कि 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक फैला हुआ है। अब मैंने आपको बताया यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट लिखा हुआ है वो कंसेप्ट लिखा हुआ है कि जो हमारे एमिनो एसिड्स बनने वाले हैं उनका जो सीक्वेंस है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एमआरएनए में बेसिस की क्या सीक्वेंस है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे हमारे पास में एमआरएनए का जो पहला बेस है वो है AUG। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पहला यहाँ पर हमारे पास में एमिनो एसिड आएगा वो हो जाएगा हमारा मीथियोनिन। पहला जो हमारा एमिनो एसिड होगा वो होगा मीथियोनिन। दूसरा जो हमारा एमिनो एसिड UUU के कारण बनेगा वो बनेगा फिनाइल एलानिन, और तीसरा जो हमारा UCU के कारण बनेगा वो UCU के कारण बनने वाला जो एमिनो एसिड होगा वो होगा सीरीन, और यहाँ पर आते ही ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्टॉप। तो मैंने एमआरएनए के अंदर 3 कोडोन्स लिए थे जो कि फंक्शनल थे, तो मेरे पास में यहाँ पर
3 एमिनो एसिड्स जो थे वो पॉलीपेप्टाइड से चेन से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से या पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए और एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मीथियोनिन है, सेकेंड पोजीशन के ऊपर फिनाइल एलेनिन है, थर्ड पोजीशन के ऊपर सीरीन है। तो इसी तरीके से प्रोसेस बाय प्रोसेस, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एमिनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जाते हैं और लगभग 20 एमिनो एसिड जब जुड़ जाते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन इसमें आपको देखने को मिलता है। तो कैसा प्रोटीन बनेगा, कौन सा एमिनो एसिड होगा, ये एमआरएनए में पाए जाने वाले बेसिस के सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है। द एमिनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो आ रही है पेप्टाइड बॉन्ड। हमने समझना है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। तो आप ये केमिस्ट्री में भी जानते हैं, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ रखा है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो 2 एमिनो एसिड्स के बीच में बनता है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे लिए एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री हमारे एक तरीके से थोड़ा बहुत हार्ड फॉर्म में मानी जाती है। कुछ एक ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिनकी केमिस्ट्री भी स्ट्रांग होती है और फिजिक्स भी स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक एमिनो एसिड की कि एमिनो एसिड क्या होता है। तो देखिए, ये हमारा कार्बन है जो कि हमारे लिए अल्फा कार्बन की तरफ बिहेव करेगा। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। इट मीन इसके 4 बॉन्ड हमें फॉर्म करने हैं और वैलेंसीज को क्या है बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो हमारे पास में यहाँ पर की जो वैलेंसी है उसको जो है एक तरीके बैलेंस करने के लिए आएगा हाइड्रोजन। नीचे की बैलेंसी जो है वैलेंसी उसको बैलेंस करेगा आर ग्रुप। आर ग्रुप क्या होता है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप। R इज इक्वल टू क्या क्या हो सकते हैं, R के लिए यहाँ पर हम CH3 ले सकते हैं या H ले सकते हैं या C2H5 ले सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो हम ग्रुप ले सकते हैं वो R ग्रुप होंगे। तो जो हमारे लिए जो ये मैं कह रही हूँ आपको, ये कार्बन है। कौन सा कार्बन है ये कार्बन है हमारे लिए अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन की एक वैलेंसी जो मतलब एक तरीके से कंप्लीट हो रही है वो हो रही है हाइड्रोजन के थ्रू, दूसरी जो हो रही है वो हो रही है आर ग्रुप के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें जो एक थर्ड वैलेंसी पूरी होगी वो कार्बोक्सिल ग्रुप के थ्रू होगी, COOH। और फोर्थ जो वैलेंसी होगी वो होगी अमीनो ग्रुप के थ्रू। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास में बनकर आता है, इस तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि जो कार्बन की 4 वैलेंसी है उसके ऊपर एक जो है वो तो है हाइड्रोजन, दूसरा है एल्किल ग्रुप, तीसरा है कार्बोक्सिल ग्रुप और चौथा है अमाइनो ग्रुप। तो ये जो पूरा हमारा बन गया है ये है अमाइनो एसिड, यानी एक ही हमारा अमीनो एसिड है। ऐसे 2 अमीनो एसिड हमें लेने हैं और उन दोनों को हमें जोड़ना है पेप्टाइड बॉन्ड से। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, हम पेप्टाइड बॉन्ड को समझेंगे। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम ये करेंगे कि 2 अमीनो एसिड्स को स्ट्रक्चर को इकट्ठा लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कार्बन, कार्बन के बाद में हमने यहाँ पर लिखा COOH और इधर हमने लिखा NH2, फिर हमने ऊपर लिखा हाइड्रोजन और नीचे हमने लिखा R ग्रुप, प्लस हमने फिर यहाँ पर एक अमीनो एसिड को ऐड करना है। ये हमने ऐड के लिए ये रखा H प्लस लिखा। और प्लस के बाद में हमने क्या किया कि प्लस के बाद में हम यहाँ पर कर सकते हैं इस तरीके से, फिर ये हमारे लिए कार्बन हो गया। कार्बन के बाद में ये यहाँ पर हो गया COO, ये H, और इसके बाद में हमने थोड़ा NH2 को थोड़ा सा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि NH2 का हमें थोड़ा सा ब्रेकिंग करके लिख देना है। वो हम इस तरीके से लिख देंगे H प्लस NH, H प्लस NH। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देते हैं यहाँ पे कि H प्लस NH, ये हमने लिखा NH, या HN भी लिख सकते हैं आप, इसको HN लिख दीजिए तो भी ज़्यादा सही रहेगा, HN। और ये हमारा जो है ये हम लिख देते हैं यहाँ पे C, और ये ऊपर वापस से हमने मेंशन कर दिया H और नीचे हमने मेंशन कर दिया R।
तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास में 2 अमीनो एसिड्स के फॉर्मूलाज हैं, 2 अमीनो एसिड को हम जोड़ने वाले हैं। तो देखिए जब 2 अमीनो एसिड एक दूसरे के पास में आते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो लिबरेट होता है, बाहर निकल जाता है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड से निकलेगा हाइड्रोक्सिल आयन OH और दूसरे अमीनो एसिड से निकलेगा हाइड्रोजन आयन H, और इस तरीके से जो है ये बाहर की तरफ रिमूव होगा तो एक वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाएगा। और जब वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाएगा तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर बचेगा वो स्ट्रक्चर हमारे पास में कुछ इस तरीके से बचेगा। NH2 के बाद में C के बाद में ऊपर आएगा H के जस्ट C के बाद में आएगा R, फिर यहाँ पर जो आएगा वो होगा CO, और दूसरे वाले अमीनो एसिड का सिर्फ हमारे पास में बचेगा NH, इसको हम HN भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास में ये C है, फिर वो अगेन जो हमारे पास में है COOH है, और ऊपर की तरफ हमारे पास में H है और नीचे की तरफ हमारे पास में R है। तो ये जो यहाँ पर स्पेसिफिक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है CONH का, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो जो 2 अमीनो एसिड हैं उनके जुड़ने का जो कारण होता है वो कारण होता है पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है वो फर्स्ट अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से और अनदर जो अमीनो एसिड है उसके अमीनो ग्रुप के ऐड होने से वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होता है। और वाटर का मॉलिक्यूल जब लिबरेट होता है, जो मैंने आपको बनाकर बता दिया, तब हमारे पास में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आई होप आपको पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी। हमें पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, और जनरली इस प्रोसेस में जो एनर्जी दी जाती है वो जीटीपी के थ्रू मिलेगी। व्हाट इज द जीटीपी? गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट नोन एज द जीटीपी। तो यहाँ पर जीटीपी का क्या होगा, हाइड्रोलाइज होंगी जीटीपी और एनर्जी को लिबरेट करेंगी, जो इस प्रोसेस में काम में आएंगी। Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP। तो पहला जो स्टेप है, हमने क्या करना है, जो हमारे पास में अमीनो एसिड्स रखे हुए हैं उन सभी को एक्टिवेट करना है एटीपी के प्रेजेंस में। चाहे जीटीपी लिख दूं चाहे मैं एटीपी लिख दूं, तो ये दोनों बात सेम है। एटीपी इज इक्वल टू किसकी होती है, जीटीपी की होती है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें एटीपी को एक तरीके से एक्टिव करना है, अमीनो एसिड्स को एक्टिव करना है। तो उसके लिए आप फर्स्ट स्टेप की जो रिएक्शंस होंगी वो इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अमीनो एसिड A.A, इट मीन अमीनो एसिड। नेक्स्ट उसके साथ में एक एटीपी का मॉलिक्यूल आप इसमें जोड़ेंगे ताकि उसको एनर्जी मिल जाए, वो एक्टिव हो जाए। ये जो यहाँ पर एरो का निशान है, इसमें एंजाइम्स होंगे, बहुत सारे काम में आएंगे। साथ ही साथ आप लिखेंगे Mg+2, यानी यहाँ पर मैग्नीशियम जो आयंस हैं वो भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसा ही ऐसा होगा, अमीनो एसिड की रिएक्शन होगी एक तरीके से एटीपी के साथ, तो जो हमारा अमीनो एसिड अब बनकर आएगा हमारे सामने, उसके लिए हम लिख सकते हैं A.A, यानी अमीनो एसिड। और आगे चूंकि एटीपी थी, एटीपी में से जब हमारे पास में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलेंगी तो वो रह जाएगा AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो AA और AA के आगे हम डैश में लिख लेंगे AMP। AMP का मतलब इसमें से 2 फॉस्फेट निकल गई हैं, एक फॉस्फेट बची है, फुल फॉर्म हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो अमीनो एसिड AMP, और फिर एक डैश लगा के लिखेंगे एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और साथ ही साथ इसके हमारे पास में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स जो हैं वो अलग हो जाएंगी। तो ये पहली रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड को रिएक्ट करवाते हैं एटीपी के मॉलिक्यूल के साथ। इसमें मैग्नीशियम आयंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अमीनो एसिड्स जो हैं एटीपी के साथ रिएक्ट करके बन जाते हैं अमीनो एसिड, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और साथ साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें आगे कि आगे क्या होने वाला है, तो आगे के लिए अगर हम देखते हैं एंड लिंक्ड टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए, अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। जैसे ही अमीनो एसिड की रिएक्शन एटीपी से होगी, उसको एनर्जी मिलेगी, वो एक्टिव होगा और वो अब जाकर अपने ट्रांसफर आरएनए से जुड़ जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के लिए भी हमने यहाँ पर एक तरीके से रिएक्शन लिखनी है। वो रिएक्शन क्या होगी, किस तरीके से होगी, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि वो रिएक्शन किस तरीके से होगी। तो अगर हम इसको डिलीट करें और सेकेंड रिएक्शन हम लिखने लगे तो वो इस तरीके से होगी कुछ, जिसमें हमने टीआरएनए को क्या करना है, चार्ज करना है, अमीनो एसिड से रिएक्ट करवाना है।
तो वो सेकंड जो स्टेप आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। चूंकि हमारे पास में पहले से ही अमीनो एसिड AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये तो बना हुआ था, प्लस ये जो एमिनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, tRNA के साथ, यानी tRNA के ऊपर जाकर ये जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ेगा तो इसके लिए जुड़ने के लिए कोई एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम कौन सा होगा, उस एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम सिंथेटेज एंजाइम। और जब इस अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज प्रेजेंस में अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स और tRNA आपस में जुड़ेंगे तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, पहला प्रोडक्ट हमारे पास में बनेगा tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स, ये पहला प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। दूसरा हमारी जो AMP थी वो इसमें से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और साथ ही साथ जो एंजाइम था वो भी इसमें से सेपरेट हो जाएगा। तो हमारे पास में ये जो सेकंड रिएक्शन आ गई है वो सेकंड रिएक्शन आप मेंशन कर सकते हैं। सेकंड रिएक्शन में हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन थी उसका प्रोडक्ट काम में आने वाला है, वो प्रोडक्ट था अमीनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। उसकी रिएक्शन हमने करवा दी ट्रांसफर RNA के साथ में, किसके प्रेजेंस में, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज के एंजाइम के प्रेजेंस में, जिससे कि हमारा tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स बन चुका है, AMP इसमें से अलग हो चुकी है, साथ ही साथ इसमें से एंजाइम भी अलग हो चुका है। तो जैसे ही ये हमारा स्टेप कंप्लीट होता है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आ रहे हैं। हमने अपने tRNA को क्या कर लिया है, एक्टिव कर लिया है। इफ टू सच चार्ज tRNA आर ब्रॉट क्लोज इनफ, अगर ऐसे दो tRNA एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो फॉर्मेशन बॉन्ड बनता है उन दोनों के बीच के, जो भी मतलब एमिनो एसिड्स हैं उनके बीच में, और ये जो है एनर्जेटिकली बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है एनर्जी का इसमें। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वुड एनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पर एक कैटलिस्ट की भी आवश्यकता होती है। आप इसके नाम को मेंशन कीजिएगा कि वो कैटलिस्ट कौन सा है, मैं उसका नाम आपको बताती हूँ, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। जो कैटलिस्ट है वो नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, मैं लिख देती हूँ, आप यहाँ से मेंशन कीजिए उसके नाम को, PEPTIDYL पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ये जो कैटलिस्ट है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोसेस में, ताकि दो ट्रांसफर जो RNA है वो एक दूसरे के पास में आए और उनसे जुड़े हुए जो एमिनो एसिड्स हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। तो ये एंजाइम आप मेंशन कीजिए, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। नेक्स्ट उसके बाद में जब हम देख रहे हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट क्या है कि द सेलुलर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इन द राइबोसोम। तो यहाँ पर जो प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी है वो फैक्ट्री होती है राइबोसोम। तो हम राइबोसोम का एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि राइबोसोम कैसा होता है। आपने राइबोसोम के बारे में 9th क्लास में 11th क्लास में बहुत सारा नॉलेज ले रखा है कि राइबोसोम जो है वो RNA और प्रोटीन्स के बने हुए एक स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है। बट इसके अगर हम बात करें कि ये कैसे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास में जो सेल्स हैं वो दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। दो सेल्स हैं हमारे पास में, एक तो प्रिमिटिव सेल है प्रोकैरियोटिक और एक एडवांस सेल है जिसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। तो राइबोसोम्स के बेस में भी इसमें जनरली डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं, अगर हम वो डिफरेंस बनाते हैं तो देखिए कि जो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है उसमें जो है 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में जो है वो 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि 70S और 80S क्या है। 70 और 80 तो एक तरीके से रीडिंग्स हैं, और एस जो है यहाँ पर ये स्वैडबर्ग यूनिट है, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं अवसादन गुणांक, यानी सेडिमेंटेशन की रेट को काउंट करने के लिए ये एस एक यूनिट है। 70 और 80S सिर्फ नॉमेनक्लेचर के हिसाब से है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि प्रोकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम होता है, विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, देन यू आंसर दैट 70S एंड इन यूकैरियोट 80S। और अगर हम इसके सब यूनिट्स की बात करें
तो सब यूनिट्स जब हम बनाते हैं तो 70s के सब यूनिट्स जो होंगे वो होंगे 50s प्लस 30s, 50s प्लस 30s। और इसको मैथ्स के रेफरेंस में लेकर मत देखिएगा कि 50 और 30 80 होते हैं, ऐसा नहीं देखना। इसकी सब यूनिट्स जो होती हैं वो 50s और 30s ही होती हैं। 50s जो यूनिट है वो होती है लार्ज सब यूनिट, और जो 30s है वो होती है स्मॉल सब यूनिट। तो ये आपको याद रखने की बातें हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं यूकैरियोट्स की तरफ चल के देखें तो यूकैरियोट्स के 80s के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। पहला जो इसका सेगमेंट होता है वो होता है 60s, और दूसरा जो इसका सेगमेंट होता है वो सेगमेंट होता है 40s। तो 60-40 में 60 जो होता है वो तो होता है लार्ज। नेक्स्ट जो हमारे पास में 40 है वो है स्मॉल। तो यहाँ पर जो है हम सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो हम यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर को ही देखेंगे। अब हम यूकैरियोटिक जो स्ट्रक्चर है उसको बना लेते हैं कि राइबोसोम किस तरीके से होता है, कैसा दिखाई देता होगा। राइबोसोम के बनाने के लिए हमारे पास में जो है दो सब यूनिट्स होनी चाहिए। तो एक जो सब यूनिट होगी वो तो बहुत बड़ी होगी, और दूसरी सब यूनिट्स जो होगी वो सब यूनिट छोटी होगी। इस तरीके से कुछ आपको राइबोसोम दिखेगा। ये जो राइबोसोम है इसमें ये ऊपर वाला, क्योंकि हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, दिस इज द 60s यूनिट एंड दिस इज द 40s यूनिट। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको ये राइबोसोम का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ये जो सारी बातें होनी है ये कहाँ पर होनी है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म होनी है वो कहाँ पर होनी है, राइबोसोम में होनी है। The ribosome consists of structural RNA and about 80 different proteins. In its inactive state, it exists as two subunit, a large subunit and a small subunit. यहाँ पर वापस से मेंशन कर लेते हैं कि जो लार्ज सबयूनिट होगी वो तो होगी 60s, और जो स्मॉल सबयूनिट है वो होगी 40s। ये आप ध्यान रखिए। Next, when the small subunit encounter an mRNA, the process of translation of mRNA to protein begins. There are two sites in the large subunit for subsequent amino acid to bind to and thus to be close enough to each other for the formation of peptide bond. अब हम next देखते हैं कि ऐसा क्या होगा कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा। तो जैसे कि हम बना रहे हैं, सबसे पहले हमने बना दिया है एक mRNA। ये हमने mRNA बनाया जिसका कि हमने सीक्वेंस वही लिया है 5 प्राइम से 3 प्राइम। सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस जब स्टार्ट होगा तो mRNA जो है वो एनकाउंटर करेगा स्मॉल सब यूनिट को, और mRNA जो है वो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से अटैच होगा। तो हम राइबोसोम को यहाँ पर बनाते हैं, ये हमारी स्मॉल सब यूनिट है, और स्मॉल सब यूनिट के साथ में जुड़ गया है हमारा mRNA। नेक्स्ट स्मॉल सब यूनिट जैसे ही हमने बनाई उसके बाद में हम इसके ऊपर बना देते हैं हमारे ये लार्ज सब यूनिट। और लार्ज सब यूनिट हमारे बनाते ही जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जो भी हमारी प्रोसेस है वो हमने लिखनी है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर हमने mRNA के ऊपर क्या करना है, कोडोन सेट करने हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने कोडोन सेट किया यहाँ पर AUG, ये मेरा स्टार्ट कोडोन है। नेक्स्ट मैंने किया UUU, नेक्स्ट मैंने वापस से UUC, और लास्ट में जो मेरा स्टॉप कोडोन था जिसको कि मैं कह रही थी कि स्टॉप कोडोन कौन सा होता है, तो स्टॉप कोडोन के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर UGA। तो जैसे ही ये सब अरेंज था और ये सब कुछ अरेंजमेंट हुआ, उसी समय जो एक चार्ज, मैं कह सकती हूँ कि चार्ज जो TNA है जिसके ऊपर अमीनो एसिड बाइंड है, वो चार्ज TNA आता है और वो आकर इसके एंटीकोडोन जो उसकी लूप होती है, tRNA के एंटीकोडोन लूप, वो उसके ऊपर बाइंड होती है। अब क्योंकि ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है इसमें मैंने ये जो यूनिट है ये बीच में बना दी है, यहाँ पर UUU आ रहा है। इसको थोड़ी देर में आपको मिटा के आपको बताऊंगी। इस AUG वाले पोर्शन को आप यहाँ पर ले लीजिएगा और इस पोर्शन को यहाँ पर मान लीजिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ से इसको रब किया, वापस से इसको ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये भी रब होगा और ये अगेन ड्रॉ हुआ, यहाँ से पूरा प्रोसेस ये बना। तो जैसे मेरे पास में जो फर्स्ट है वो है AUG। तो ये जो AUG है एंटीकोडोन, इसको जस्ट हम थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। ये रहा हमारा mRNA और यहाँ हमने बना दिया AUG। ये कोडोन है और इस कोडोन का एंटीकोडोन लेकर आएगा ट्रांसफर RNA। तो हम एक ट्रांसफर RNA लेके आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए हमें अमीनो एसिड लाने हैं 20, तो हमारे पास में जो tRNA होंगे वो भी 20 टाइप्स के 20 प्रकार के ही होंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर जो tRNA आ रहा है वो आ रहा है इनिशिएटर tRNA, क्योंकि उसके पास में जो कोडोन है वो AUG के लिए स्पेसिफाइड है। ये AUG है जो स्टार्ट कोडोन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा tRNA है वो इनिशिएटर tRNA कहलाता है। इनिशिएटर tRNA जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा।
मैं उसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती हूँ। ये हमारा इनिशिएटेड टीआरएनए है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये इनिशिएटेड टीआरएनए क्यों है, ऐसा क्या है इसके अंदर कि इनिशिएटेड टीआरएनए है। तो जैसा कि आपको पता था कि ये जो इसकी लूप है ये एंटीकोडोन लूप कहलाती है। इसके ऊपर कोडोन का एंटीकोडोन सेट होता है। तो कोडोन हमारे पास में क्या है, ए यू जी है। तो ए के अगेंस्ट यहाँ पर होगा यू के अगेंस्ट यहाँ पर होगा ए और जी के अगेंस्ट यहाँ पर होगा सी, जिसको कि हम इस तरीके से मेंशन कर देंगे, यू ए सी। ये एंटीकोडोन जो है ये टीआरएनए लेकर आएगा। चूंकि इस टीआरएनए के ऊपर ये एंटीकोडोन होता है जो कि एमआरएनए के स्टार्ट कोडोन से मैच हो जाता है, इसीलिए ये टीआरएनए कहलाता है बच्चों इनिशिएटेड टीआरएनए। ओके, यहाँ पर जो ये आर्म आपको दिख रही है, लूप आपको दिखाई दे रहा है, ये है अमीनो एसिड एक्सेप्टर लूप। तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ में कोडिंग करते हैं, एक दूसरे को रीड करते हैं, और ये जो राइबोसोम है ये एमआरएनए पे रीड करता हुआ आगे की ओर जाता है, वैसे ही यहाँ पर एमिनो एक्सेप्टर जो लूप है वहां पर जो एमिनो एसिड बनता है वो बन जाता है मीथियोनिन, MET, दिस इज द मीथियोनिन। तो पहला जो अमीनो एसिड बना, पहला जो अमीनो एसिड है वो है मीथियोनिन। और इस तरीके से ये जो आपको जगह दिख रही है, ये जो साइट दिख रही है, ये साइट कहलाती है पी साइट, राइबोसोम की कहलाती है पी साइट। और राइबोसोम में ही दूसरी जो साइट होती है वो होती है ए साइट। एक होती है पी साइट, एक होती है ए साइट। तो पी साइट के ऊपर जैसे ही मीथियोनिन बनता है, ए साइट अभी भी वैकेंट है, यहाँ पर एक दूसरा टीआरएनए वेट कर रहा होता है नेक्स्ट वाले के लिए। तो नेक्स्ट वाले के लिए जैसे मैं बोल रही हूँ कि कौन होगा, तो जैसे हम यहाँ पर एक बार वापस से एक टीआरएनए फॉर्म करते हैं। ये हमने एक मान लीजिए दूसरा टीआरएनए फॉर्म किया। दूसरा टीआरएनए हमारे पास में दूसरा जो कोडोन है वो कोडोन क्या है, यूयूसी। तो बताइए आप इसके लिए दूसरा हमारे पास में क्या एंटीकोडोन होना चाहिए। एंटीकोडोन जो होना चाहिए, यू के अगेंस्ट जाएगा ए, फिर यू के अगेंस्ट जाएगा ए और सी के अगेंस्ट क्या जाएगा, जी। तो ये जो हमारे पास में AAG वाला एंटीकोडोन है ये कौन लेके आएगा, ये सेकंड जो हमारा टीआरएनए है वो लेकर आएगा और ए के ऊपर, ए साइड के ऊपर आकर वेट करेगा। जैसे ही हमारी पी साइड का ऊपर वर्क होगा तो पी साइड के मोलिक्यूल को निकालकर बाहर की तरफ किया जाएगा और ये जो ए साइड की वाली चीजें हैं ये आ जाएंगी पी साइड के ऊपर। और जैसे ही पी साइड के ऊपर आएंगी ये एक दूसरे को रीड करेंगे, तो वहां पर जो है इस पोजीशन के ऊपर कौन सा वाला बन जाएगा, कौन सा वाला अमीनो एसिड बन जाएगा, यूयूसी जो होता है वो फिनाइल एलेनिन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा PH और E, ये फिनाइल एलेनिन बन गया। तो दो हमारे पास में एमिनो एसिड बन चुके हैं और ये दोनों एमिनो एसिड आपस में जो है वो ऐड हो जाएंगे। कौन सी प्रोसेस से, कौन से बॉन्ड से, वो बॉन्ड बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। और कैसे बनेगा ये मैंने आपको समझा दिया है। और जब दो एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे इट मीन वो डाईपेप्टाइड बन चुके हैं। और इस तरीके से देखते 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 बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे और वो बन जाएंगे पॉलीपेप्टाइड। फाइनली जब ये जो राइबोसोम है ये मूव करता करता एमआरएनए के ऊपर स्लाइड करता करता स्टॉप कोडोन के ऊपर आएगा, तो स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी यहाँ पर टीआरएनए नहीं होगा जो कि इसको रीड कर सके और ये प्रोसेस जो है एक तरीके से यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। और यहाँ पर जो आपने बात याद रखनी है कि जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होनी थी, जब स्टार्टिंग थी, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है इनिशिएशन फैक्टर काम में आते हैं। ये याद रखिएगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कौन सा फैक्टर होता है, इनिशिएशन फैक्टर। और साथ ही साथ स्टॉप करने के लिए यहाँ पर जो फैक्टर काम आते हैं वो होते हैं रिलीजिंग फैक्टर, RF का मतलब होता है रिलीजिंग फैक्टर। जैसे ही रिलीजिंग फैक्टर और ये सब जुड़ेंगे, स्टॉप कोडोन आएगा, तो ये जो लार्ज सब यूनिट है ये ऊपर की तरफ निकल जाएगी, स्मॉल सब यूनिट ये नीचे आ जाएगा, एमआरएनए का जो कोडोन है वो अलग हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये जो आपकी बहुत सारी चेन बनेगी, ये चेन कैसे बनेगी, चेन इस तरीके से बनेगी। चेन का जो शेप होगा वो इस तरीके से मान लीजिए आप, ये 1 2 3 4 5 ये जुड़ते जाएंगे, ये सारे अमीनो एसिड हैं। और ये जो चेन होगी पॉलीपेप्टाइड की न्यूली सिंथेसाइज, ये चेन भी एक तरीके से अलग हो जाएगी और आरएफ फैक्टर जो है, रिलीजिंग फैक्टर जो है वो भी अलग हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया है कि किस तरीके से क्या होना है, कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होनी है।
When the small subunit encounter mRNA, the process of translation of mRNA to protein begin. There are two sites in the large subunit. मैंने दो साइट के नाम बता दिए आपको, वापस से इसको मेंशन कर लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं हुआ। ये जो है ये है ए साइट और ये जो है ये है पी साइट। तो पी साइट के ऊपर देखिए फंक्शन चल रहा है, ये पूरी की पूरी चेन बनती जा रही है पॉलीपेप्टाइड की, और ए साइट के ऊपर नए नए जो है मतलब नए नए जो टीआरएनए है वो आके ऐड होते जा रहे हैं, वो अपना जो है एंटीकोडोन्स लाते जा रहे हैं, एमिनो एसिड्स लाते जा रहे हैं। जैसे ही ये स्टॉप कोडोन की तरफ आएगा पूरी प्रोसेस ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अलग हट जाएगी। नेक्स्ट, there are two sites in large subunit for subsequent amino acid to bind and thus to close enough to each other to formation of peptide bond। दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ग्लाइसिन और ल्यूसिन के बीच में, ट्रिप्टोफैन और सेरिन के बीच में, ल्यूसिन और ग्लाइसिन के बीच में, सीरीन और एलानिन के बीच में, और अब एलानिन और वेलिन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे। राइबोसोम आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। यहाँ पर राइबोसोम जो है वो भी कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। बैक्टीरिया में ये जो होता है वो 23S RNA होता है। इसका मतलब है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बैक्टीरिया में जो है वो राइबोजाइम की आवश्यकता होती है। राइबोजाइम का मतलब जब आरएनए किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, एंजाइम की तरह बिहेव करने लग जाता है, तब वो कहलाता है राइबोजाइम। तो आज का जो ये वीडियो है ये ट्रांसलेशन पे बेस्ड था। हमने यूकैरियोट के अंदर ट्रांसलेशन की पूरी प्रोसेस देखी। मैंने बहुत कोशिश की है आप लोगों को समझाने की कि आपको ट्रांसलेशन क्लियर हो, अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर आपको कोई इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में लिखकर मेरे को बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। और जो है वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही यूट्यूब चैनल के ऊपर आएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे।